गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अब हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको नारी शिक्षा तक पढ़ा चुकी थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं में कल आपका नारी शिक्षा तक हो गया था। अब 9th पॉइंट आपका आता है शिक्षण विधि। उस समय पढ़ाने के लिए कौन सी विधियाँ होती थी, तो अब आता है पॉइंट शिक्षण विधि। ठीक है बच्चों, तो मेनतः उस समय 3 शिक्षण विधियाँ होती थीं। वो 3 शिक्षण विधियाँ कौन सी थी? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये 3 विधियाँ होती थीं उस समय, क्योंकि उस समय आजकल की भांति पेपर, कलम और छपाई नहीं होती थी कागजों की, तो इसलिए उस समय यही 3 विधियाँ होती थी। श्रवण मीन्स सुनना, मनन मीन्स उस बारे में सोचना, निधिध्यासन मीन्स अपने जीवन में उतारने की उन्हें कोशिश करना। तो गुरु जो भी वेद पाठ करते थे, जो भी उन्हें पढ़ाते थे, शिष्य उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते थे। मनन, उन्हें उनके बारे में सोचते थे, जो गुरु ने पढ़ाया होता था उन्हें याद करने की कोशिश करते थे। निधिध्यासन, उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारते थे। इसके अलावा कुछ और शिक्षण विधियाँ जैसे वाद विवाद विधि, तर्क, ये सब विधियाँ भी प्रचलित थीं। 10th पॉइंट आता है आपका समय। जैसे आप लोगों के विद्यालय का निश्चित समय होता है कि आप मॉर्निंग में स्कूल आते हैं, सुबह के समय, फिर दोपहर तक आपकी छुट्टी होती है। ऐसे उस समय पढ़ाई का क्या समय था? उस समय विद्यार्थी चूँकि पूरे टाइम गुरुकुल में रहता था, ठीक है, क्योंकि वो घर नहीं जाता था, वो अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद ही घर जाता था, पूरे समय गुरुकुल में रहता था। तो जब वो उसकी दिनचर्या होती थी, जैसे आपको बता चुके, ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, बच्चे अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होता था। उसके बाद वो थोड़ा बहुत गुरु का कार्य करता था कि गुरु के लिए पानी लाना है, ये सब कार्य के पश्चात अध्यापन का कार्य होता था। जो हवन वगैरह सब निबट जाता था, अध्यापन का कार्य, ठीक है। वो आप ये मान सकते हैं कि अध्यापन का जो कार्य है, उसका समय लगभग सुबह को 7 बजे से, जैसे अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए 7 से 11 बजे तक होता होगा। सुबह के समय 7 से 11 बजे तक, ठीक है, इतने बजे। इस समय शिष्य क्या करते थे? जो मेनली वो पहले दिन का पढ़ा हुआ होता था उनका, उसे वो याद करते थे, उसके बारे में मनन करते थे। कुछ डिफ़िकल्टी होती थी, कुछ कठिनाई होती थी, तो जो अपने उनके गुरुजी होते थे, जो अध्यापक होते थे, उनसे उन समस्याओं के बारे में वो पूछा करते थे। और दोपहर में समय था उनका लगभग 2 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। क्या था दोपहर में समय? 2 से 6 बजे तक का। इस समय में जो गुरु होते थे वो उन्हें पढ़ाया करते थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है परीक्षाएं। भाई पढ़ाई हो गई, पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधि हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या बचता है? परीक्षाएं। अब प्राचीन काल में आपके आजकल जैसे परीक्षाएं होती हैं कि आजकल आपकी कितनी परीक्षाएं होती हैं, आपके टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार की कोई परीक्षाएं नहीं होती थी। जब गुरु बच्चे को एक पाठ पढ़ा देता था विद्यार्थी को, तो उसकी सिर्फ मौखिक परीक्षा ली जाती थी और वो उससे कंठस्थ हो जाने पर, अर्थात याद हो जाने पर, उससे अगला पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया जाता था। उस समय कोई लिखित परीक्षाओं की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, बस इतना जरूर था, जब बच्चे की विद्या पूर्ण हो जाती थी तो बहुत सारे विद्वान इकट्ठे होते थे और शिष्य उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, ठीक है। इसके बाद 12वीं विशेषता है समावर्तन संस्कार। क्या है? समावर्तन संस्कार। ये संस्कार, जैसे आपने सुना होगा, दीक्षांत समारोह होते हैं यूनिवर्सिटीज में। दीक्षांत समारोह आजकल के उसी की तरह ये संस्कार था, समावर्तन संस्कार। इसमें जब विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब ये संस्कार होता था। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, बहुत सारे विद्वान लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है, समावर्तन संस्कार में। और क्या कहते हैं,
बच्चे को उपाधि दी जाती थी और बच्चा इसके उपरांत जो विद्यार्थी होता था वो स्नातक कहलाता था। ठीक है। और इसके बाद इस समय जो भी बच्चा विद्यार्थी जो भी दे सकता था अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा दिया करता था, चाहे वो धन हो या फिर गाय वगैरह हो या कुछ भूमि हो दान में, जितनी भी वो दे सकता था अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दान देता था और अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाता था। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गुरु शिष्य संबंध, कि गुरु शिष्य के रिलेशंस कैसे होते थे। तो वैदिक काल में गुरु शिष्य के जो संबंध थे वो बहुत मधुर होते थे, आजकल की भांति नहीं होते थे। उस समय गुरु जो थे शिष्य को अपने पुत्रवत प्यार करते थे, उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे। ऐसे ही शिष्य जितना सम्मान कोई अपने पिता को देता है इतना ही सम्मान गुरु को देते थे। गुरु की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि होती थी। ठीक है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें आपका दंड एवं अनुशासन। कौन सा पॉइंट है? दंड एवं अनुशासन। दंड एवं अनुशासन में क्या था? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम तो अनुशासनहीनता जैसी कोई समस्या थी ही नहीं। छात्र शुरू से ही गुरुकुल में चूंकि रहते थे और वो गुरु के चरित्र को देखते थे, उनका जीवन देखते थे, तो वो वैसा ही बनने का स्वयं में प्रयास करते थे। इसलिए शिष्य स्वयं में अनुशासित होना सीखते थे। लेकिन अगर शिष्य से कोई गलती हो जाती थी तो उसे थोड़ा सा दंड भी दिया जाता था, लेकिन शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। बच्चे को मारा नहीं जाता था कोई भी किसी भी तरीके का, बस बच्चे को समझाया जाता था या फिर उसे भोजन नहीं दिया जाता था, 1-2 दिन वो उपवास करता था। ठीक है। तो ये था उस समय दंड एवं अनुशासन। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। अब आता है अब कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई भी होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं। ऐसे हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी कुछ कमियां भी थीं। ठीक है। आप सोचेंगे तो बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली है, इसकी भी कमियां कैसे हो सकती हैं? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी कुछ कमियां या दोष थे, वो आपको बताती हूँ। वैदिक शिक्षा की कमी, ये क्या थी कमियां? सब में पहला तो आप कोई सोच के बता सकता है क्या होगा? सबसे पहला, धर्म को अत्यधिक महत्व। इस शिक्षा प्रणाली में धर्म के लिए बहुत महत्व दिया गया था। जो भी पाठ्यक्रम वगैरह होता था बच्चे का, वो पूर्णतः धर्म पे आधारित होता था। ठीक है। तो इस शिक्षा प्रणाली में धर्म को बहुत महत्व दिया गया था, जिससे बच्चे का और शैक्षिक विकास जो था वो अवरुद्ध हो जाता था। सेकंड पॉइंट या सेकंड कमी थी इसकी स्त्री शिक्षा की अपेक्षा। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। वैसे तो आपको मैंने से बताया था नारी शिक्षा में कि इस समय स्त्रियों की शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन स्त्रियों को मेनली घर पे ही शिक्षा दी जाती थी मुख्य रूप से। गुरुकुल में उनके लिए बहुत कम व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में गुरुकुल में बिल्कुल ही उनको शिक्षा देना बंद कर दी गई थी। तो इस समय स्त्रियों की शिक्षा की भी थोड़ी सी स्थिति दयनीय हो गई थी, थोड़ी खराब स्थिति हो गई थी। दूसरा है अगला पॉइंट इसमें, जनसाधारण की शिक्षा की अपेक्षा। इस गुरुकुल प्रणाली में सभी वर्गों को, जितने वर्ग होते थे सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार नहीं था। कुछ एक वर्ग ऐसे भी थे जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। तो यानी कि इस वैदिक शिक्षा में क्या थी, सबके लिए शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी। ठीक है। एक है इसमें आपका लोक भाषाओं की उपेक्षा। लोक भाषाओं की उपेक्षा। इस काल में शिक्षा जो थी वो संस्कृत भाषा में ही दी जाती थी, और जो लोक भाषाएं होती हैं यानी कि हमारी जो बोलचाल की साधारण भाषा होती है उसमें शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बहुत से विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आती थी। संस्कृत भाषा अत्यंत कठिन होने के कारण बहुत से विद्यार्थी इस भाषा को समझ ही नहीं पाते थे। तो
एक इस शिक्षा की क्या कमी थी, हमें और पता चलती है कि लोक भाषाओं की उपेक्षा, कि जनसाधारण की भाषा में शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। एक है विचारों की स्वतंत्रता का अभाव। क्या है? विचारों की स्वतंत्रता का अभाव। एक इस काल में बच्चों के लिए विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी। जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिख गया था उसी बात को माना जाता था। बच्चे उनकी अवहेलना नहीं करते थे और वो जो भी रूढ़िवादी बातें होती थी या जो भी बातें होती थी उन्हें मानना बहुत जरूरी होता था। इससे समाज में अंधविश्वास वगैरह, रूढ़िवादिता, ये सब कुछ बहुत बढ़ गई थी। ठीक है। एक है आपका नवीन धर्मों के प्रति हे दृष्टि। जो नए नए धर्म, जैसे वैदिक काल जब समाप्त होने वाला था लगभग, तब बहुत सारे नए धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका प्रादुर्भाव होना उत्पन्न हो गया था। लेकिन इस काल में इन धर्मों के प्रति कोई भी क्या कहते हैं, ये नहीं दिखाया गया था कि हाँ ये धर्म, नए धर्म आ रहे हैं, हम इनका सम्मान करें। जो भी नवीन धर्म थे उन्हें हे दृष्टि से, यानी कि खराब दृष्टि से देखा जाता था। तो ये भी इस शिक्षा की कमी थी, क्योंकि शिक्षा हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है, किसी भी धर्म का अपमान या उसे गलत दृष्टि से देखना वो नहीं सिखाती है। ठीक है। तो ये वैदिक शिक्षा की कुछ बहुत बड़ी उस समय कमियां थीं। फिर वैदिक शिक्षा के बाद आता है एक आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है, इसकी शिक्षा प्रणाली भी जैसे आपकी वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, संपूर्ण इसी की तरह है पूरी तरीके से। बस उत्तर वैदिक काल ये है कि वैदिक काल को कुछ विद्वानों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, लेकिन दोनों की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब आपका है आधुनिक भारतीय समाज में इसकी क्या उपयोगिता है। आज का हमारा जो आधुनिक समाज है उसमें इस शिक्षा प्रणाली की क्या उपयोगिता है। आधुनिक समाज में उपयोगिता। आधुनिक समाज में जैसे हम देख रहे हैं आजकल शिक्षा का वातावरण बहुत खराब होता जा रहा है। विद्यार्थी वगैरह भी अब इतनी शिक्षा के प्रति पहले की तरह नहीं वो रहे हैं, नहीं उनका समर्पण है। तो इस समय इस शिक्षा प्रणाली की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। सब में फर्स्ट है आदर्श मानवता का विकास। आदर्श मानवता। प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो व्यक्ति को आदर्श बनाती थी, एक आदर्श मानव बनाती थी। लेकिन आजकल की हम शिक्षा देखते हैं, आजकल हर व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो शिक्षा प्राप्त करता है कि हम जितनी वो शिक्षा प्राप्त करेंगे उतना अधिक हम धन कमा सकेंगे, उतना अच्छा हमारा लाइफ स्टाइल हो जाएगा। लेकिन प्राचीन समय में जो मानव हमारी शिक्षा होती थी वो हमें परोपकारी बनना सिखाती थी, परस्पर स्नेह से रहना सिखाती थी, हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करती थी। तो हम अगर आज भी इस शिक्षा प्रणाली को अपनाएं तो हम एक आदर्श मानव बन सकेंगे। ठीक है। फिर एक है आदर्श गुरु शिष्य संबंध। आजकल हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में संबंध मधुर नहीं रह गए हैं पहले की तरह। अब गुरु शिष्य को सिर्फ ये सोचते हैं, गुरु के दिमाग माइंड में भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमने बस बच्चों को पढ़ा लिया, हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया। ऐसे ही शिष्य, उन्हें लगता है हम गुरु को फीस दे रहे हैं, हम शुल्क दे रहे हैं, तो ये तो हमें पढ़ाएंगे ही। गुरु का लिए उनके मन में पहले की तरह कोई सम्मान, कोई आदर की भावना अब नहीं रहती है। तो अगर हम इस शिक्षा प्रणाली को अपनाते हैं तो फिर से गुरु और शिष्य के संबंध फिर से पहले की तरह बहुत मधुर हो सकेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका आध्यात्मिकता के प्रति आस्था। क्या है? आध्यात्मिकता के प्रति आस्था। वर्तमान युग की शिक्षा विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाती है, जिससे मनुष्य क्या हो गया, भौतिकवादी हो गया कि इन सभी भौतिक सुखों के पीछे वो भागता है। लेकिन धर्म में, कर्म में, ईश्वर में, अच्छे आचरण में वो क्या कहते हैं, अब इतना विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम अगर इस चीज़ को भी अपनी प्राचीन शिक्षा
प्रणाली को भी सम्मिलित करेंगे तो व्यक्ति में आध्यात्मिकता के गुणों का विकास, जो अब व्यक्ति में समाप्त हो चुके हैं, वो आध्यात्मिकता के गुणों का क्या कहते हैं, विकास होगा। फिर है प्रकृति का सुखद वातावरण। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? प्रकृति का सुखद वातावरण। अब जो विद्यालय होते हैं वो शहरों में कोलाहल से भरपूर होते हैं, तो अगर हम मान लीजिए पहले की तरह, जैसे पहले गुरुकुल होते थे वो आश्रम बहुत दूर होते थे, शहरों से दूर होते थे, प्रकृति के वातावरण में, इसी प्रकार अगर अब स्कूल प्रकृति के सुरम्य वातावरण में बने हुए होंगे तो विद्यार्थी का खुद ब खुद पढ़ने का मन होगा। ठीक है। 5वां पॉइंट है सादा जीवन उच्च विचार। जैसे पहले बताया था, चाहे वो राजा का पुत्र हो या रंक का पुत्र हो, सब बिल्कुल सादा जीवन जीते थे वहाँ पर गुरुकुल में। उनके विचार बहुत उच्च होते थे, वो बहुत उच्च विचार होते थे। लेकिन आजकल के परिवेश में हम देखते हैं बिल्कुल इसका उल्टा है। विद्यार्थी को सारी सुख सुविधाएं सब कुछ चाहिए होता है, विलासिता की हर चीज़ चाहिए होती है उसे। तो अगर हम इस शिक्षा प्रणाली को अपने जीवन में अपनाते हैं तो बच्चों में फिर से सादा जीवन उच्च विचार के भाव का विकास हो सकेगा। एक ही विद्यालयों का नियंत्रण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्यालयों का नियंत्रण, जैसे बताया था पहले गुरुकुल का संचालन जो होता था वो पूर्णतः जो आश्रम में जो गुरु होते थे, जो आचार्य होते थे, उनके हाथों में होता था। लेकिन अब शिक्षा का सारा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में। सरकार ही सब डिसाइड करती है कि भाई टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस समय उसे एग्ज़ाम लेने हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो पढ़ाई का वातावरण होता है वो नहीं बन पाता है, अच्छा वातावरण नहीं हो पाता है। शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाता है। तो विद्यालयों का जो नियंत्रण है, अगर उसका सही से संचालन हो तो ये भी एक बहुत अच्छा रहेगा आजकल के लिए। क्योंकि प्राचीन काल में टीचर पे कोई अंकुश नहीं होता था, अब टीचर्स पे इतना अंकुश होता है कि वो उनके लिए एक भय का वातावरण कई बार क्रिएट हो जाता है, कई बार उन्हें चिंता लगी रहती है। तो एक विद्यालय का वातावरण भी एक अच्छा हो, पहले की तरह हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, अगर हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर उच्च विचार, आत्मनिर्भरता, सब अनुशासन जैसे गुण विकसित होंगे। तो कहीं ना कहीं प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। ओके, अब ये लेसन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी पे करने होंगे। इसके लिए आप एक अपना न्यू रजिस्टर बना लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर हो, कॉपी हो, बना लीजिएगा, उसमें काम करिएगा। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके।